अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब आपके स्क्रीन पे 3 डिफरेंट पेयर ऑफ लाइंस दिख रहा होगा। केस 1, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कर रही है, और ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरे केस में देखोगे तो एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, और इसको बोलते भी क्या है हम? पैरेलल लाइंस। वहीं तीसरे केस में देखोगे तो एक लाइन दूसरे लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है, और ऐसे लाइंस, ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस या फिर डिपेंडेंट लाइंस। डिपेंडेंट लाइंस भी इसको बोलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर, जब दो डिफरेंट लाइंस होगा तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ 3 केस ही पॉसिबल है, या इसके अलावा कोई और भी पॉसिबिलिटी है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमेशा 2 पेयर ऑफ लाइंस जो होता है वो इन तीनों में से ही कोई एक होगा। या तो वो लाइंस पैरेलल होंगे, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि लाइंस कैसी है? क्या हर बारी हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे सर, तो फिर कैसे हम बताएंगे कि लाइंस कैसी है? आइए हमें वही जानना है। अब यहां देखो, केस फर्स्ट में लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर आप इसकी कंपैरिजन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे करोगे, ax1 प्लस, सॉरी, ये क्या होता है हमारा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही होता है। अब यहां से इसकी कोफिशिएंट की रेशियो निकालेंगे हम। इसका क्या मतलब है? बड़े ध्यान से देखो। इस वाले के लिए हम कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2। जब आप a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करोगे, देखिए a1 क्या है? पहली लाइन में x की कोफिशिएंट, तो पहली लाइन ये है हमारा, इसमें x की कोफिशिएंट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय a2 क्या है? दूसरी लाइन में x की कोफिशिएंट, वो क्या है? 2। अब दूसरा निकालेंगे हम y की कोफिशिएंट की रेशियो, यानी b1 अपॉन b2। तो जब आप b1 अपॉन b2 निकालोगे, देखिए b1 b2 क्या है? पहले इक्वेशन में y की कोफिशिएंट, तो पहले इक्वेशन में y की कोफिशिएंट क्या है? 1। दूसरे में y की कोफिशिएंट क्या है? -1। यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, साथ में माइनस है तो आप माइनस में लोगे, तो ये हो गया माइनस का 1। ओवरऑल ये हमें क्या मिल जाएगा? -1 अपॉन 1। अब जैसे ही आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करो, और अगर ये इक्वल नहीं आया तो बस हम थर्ड वाला डेट इज c1 अपॉन c2 कैलकुलेट नहीं करेंगे, और यहीं से कह देंगे कि a1 अपॉन a2 जो है ये डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। और जब भी आपको ऐसी रेशियो इक्वल ना दिखे तो समझो लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। दूसरे केस में देखिए, यहां पे भी हम सेम रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं, a1 अपॉन a2। इसको भी कंपेयर करेंगे किससे? a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। क्लियर है? अब देखिए यहां पे RHS में 0 है, तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप 4 को इधर की तरफ शिफ्ट कर लें, या फिर इक्वल के इधर भी रख सकते हैं। बट कंडीशन एक है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में आरएचएस में नंबर है, यानी कांस्टेंट टर्म आरएचएस में है,
तो सेकेंड इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म है वो RHS में ही होना चाहिए। तो दोनों में है ही पहले से, तो ऐसे ही रहने देते हैं। और ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट कीजिए जरा रेशियो इसकी। तो a1 अपॉन a2 क्या मिल जाएगा? देखिए a1 होता है पहले इक्वेशन में x की कोफिशिएंट जो कि यहां पे 1 है, एंड अपॉन दूसरे इक्वेशन में x की कोफिशिएंट ये भी क्या है? 1 है। तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन 1। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2। जब आप b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यहां पे क्या मिलना है आपको वो देखें आप, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी आपको मिल गया 1 अपॉन 1। अब अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाता है तब आप तीसरा भी निकालोगे, डेट इज c1 अपॉन c2। और c1 c2 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और दोनों का दोनों कांस्टेंट या तो LHS में होना चाहिए या फिर RHS में होना चाहिए, जो कि यहां पे RHS में पहले से ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5। अब देखो a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के एंड डज नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2 के, तब आप बोल दोगे कि जो लाइंस होगा, पेयर ऑफ लाइंस होगा, वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। ये जो लाइन हो गया हमारा, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। यहां से देखिए अब आप इस वाली रेशियो से क्या रिप्रेजेंट हो गया? पैरेलल लाइंस। अब तीसरा केस देख लेते हैं जरा हम। तीसरा वाला केस बड़े ध्यान से देखिएगा। तो तीसरे केस में क्या दिख रहा है आपको कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, डेट इज कोइंसिडेंट लाइंस। जब आप यहां पे रेशियो कैलकुलेट करोगे, बड़े ध्यान से देखिए आप, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे x 1 है, यहां पे भी 1 है। जब आप रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा, यहां पे भी क्या आएगा? 1/2। और 4 का 8 से रेशियो निकालोगे तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब है कि यहां पे तीनों ही इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो जब तीनों रेशियो इक्वल होती है तब हम उसको कह देते हैं कि लाइंस जो होगा वो डिपेंडेंट होगा या कोइंसिडेंट होगा। दोनों ही सेम पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वाले केस में, थर्ड केस में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, एंड ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। इन तीनों ही केसेस से अब आप सबको याद रख सकते हो। कैसे? तो जब आपको ये सिचुएशन दिख जाए, ये वाली सिचुएशन, तो बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब ये वाली सिचुएशन दिख जाए तो आप बोलोगे कि लाइंस पैरेलल है। और जब ये वाली सिचुएशन दिख जाए, यहां जो बताया है ये वाली सिचुएशन दिख जाए, तब आप क्या बोलोगे कि जो लाइन है हमारा वो है कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? चलें, अब एक चीज और हमें डिस्कस करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा जरा। यहां सॉल्यूशन के बारे में बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, दोनों ही लाइन का जो सॉल्यूशन होता है, उसको ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कॉमन सॉल्यूशन तो जो लाइन के ऊपर आता है वो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है, यहां देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, इस वाले में ये जो पेयर ऑफ लाइंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है और वो है ये। इसका मतलब है कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितना सॉल्यूशन होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इन दोनों लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो जो एक होता है, जो पूरे यूनिवर्स में या दुनिया में एक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पे देखेंगे, क्या इन दोनों लाइन में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि जब लाइन पैरेलल होता है तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन। अब आप मेरे को बताओ जरा, कोइंसिडेंट वाले केस में कि इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है? आप बोलोगे सर 3 पॉइंट्स कॉमन है, 1 2 3, अच्छा एक ये भी 4 पॉइंट्स कॉमन है।
अगर मैं बोलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। आप बोलोगे कैसे, आइए देखते हैं। आपने इसको कह दिया कि सर ये एक पॉइंट है, अच्छा ये भी तो कॉमन ही है, ये भी तो कॉमन ही है, ये भी तो कॉमन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे तो कॉमन ही आ रहा है इस पे, चाहे जो भी उसका सॉल्यूशन हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, बट है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जब कोइंसिडेंट लाइंस होता है, जब तीनों रेशियो इक्वल होती है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो अब आप यहां पे इस वाले केस में राइट डाउन करोगे कि इस वाले केस में क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं। आप देखें यहां पे हमें उन्हीं चीजों को एक बारी समराइज कर लेते हैं सो दैट कि चीजें हमें लर्न भी हो जाए। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये तीन टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हमारा जो लाइंस होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यही होता है। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है यही होता है सॉल्यूशन। यानी इसमें क्या होता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको आप यहीं पे लिख लेना, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है, अब कब पहचानोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जब A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। दूसरे केस में आइए, दूसरे केस में क्या हमने देखा था कि लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और ये कब होता है नो सॉल्यूशन, कैसे पहचानोगे, तो जब ये रेशियो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के एंड डज नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। यही था थर्ड केस में हमने देखा था। थर्ड केस में क्या था कि तीनों ही रेशियो इक्वल होगा और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, ऐसा कुछ। और इस केस में रेशियो जो होता है वो तीनों ही रेशियो इक्वल होता है। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 एंड इज इक्वल टू होता है C1/C2। और इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही था हमारा। एक चीज और हमें जाननी है, वो ये है कि यहां फर्स्ट केस जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो एक सॉल्यूशन है और यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन दोनों ही केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कब बोलते हैं, जब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो हम उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कह देते हैं। एक हो या एक से ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, बट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इन दोनों को जो हम बोलेंगे इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। तो चलिए इन्हीं सब पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पेपरों में आता भी है और कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आप यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1, A2, B1, B2, C1, C2, और हमें बताने हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो आइए फटाफट से इसके रेशियो निकालते हैं, अपने आप बता देंगे हम। फर्स्ट केस में A1/A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/7। अब क्या निकालेंगे, B1/B2, तो B1/B2 क्या मिल जाएगा, -4/6, डेट इज -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है ये कैसे लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग। जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के,
तो इस केस में होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दूसरे केस में आइए, दूसरा केस देखते हैं हम। दूसरे केस में है a1/a2 इज इक्वल टू 9/18। तो 9/18 इट मीन्स क्या मिल गया 1/2। अब निकालिए b1/b2, तो b1/b2 क्या मिल जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। अब अगर 2 इक्वल आ गया शुरू का, तो अब थर्ड वन भी कैलकुलेट करोगे, कांस्टेंट टर्म वाली रेशियो c1/c2 इज इक्वल टू 12/24। बट हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमेशा दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, या तो LHS में या RHS में। अब इसको कैंसिल कीजिए तो क्या आ गया 1/2। अब देखो तीनों इक्वल है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज इक्वल टू है c1/c2। और इस केस में क्या होता था, लाइंस कैसी होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस होती थी या डिपेंडेंट लाइन होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है, या डिपेंडेंट लाइंस होती थी। थर्ड वन आप कैलकुलेट करो। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 8। क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पे जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x + 3y = 8। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म इज द। ठीक है, ये पहले हमें एक और लाइन बतानी है, और वो ये दोनों मिल करके कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम बता सकते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में बताया था आपको कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। तो करेंगे कैसे, आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। यहां पे तो पहला कुछ भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिख लिया x, प्लस लिखना है प्लस लिख लो, माइनस लिखना है माइनस लिख लो। बट ध्यान ये रखना है कि अब देखिए यहां पे ये 2 है और यहां पे 1 है, तो रेशियो क्या आया 2/1 आया। x की कोफिशिएंट की रेशियो जब आप निकालोगे तो 2/1 आया। अब ऐसा नहीं आना चाहिए दूसरे वाले में, क्यों, क्योंकि रेशियो में क्या था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो ये अगर 2/1 आ गया तो यहां पे 2/1 नहीं आना चाहिए, तो यहां पे हमने ले लिया 4y = 5 कुछ भी। अब देखिए यहां पे 3/4 ले लिया और ये 2/1 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशंस दे सकते हो। दूसरे में देखिए, दूसरे में हमें पैरेलल लाइंस लिखना है, 2x + 3y = 8 है। जब पैरेलल लाइंस लिखना है तो कंडीशन याद कीजिए, उसमें 2 रेशियो इक्वल होता था, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 4x ले लेते हैं, आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे 2/4 तो क्या आ जाएगा 1/2 कैंसिल करके। तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि यहाँ पे 1/2 मेंटेन रहे। तो क्या ले लेंगे 6, जब भी तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6y = 8। अच्छा, आप साइन भी बदल के वैसे चाहो तो ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होगा आपको। जैसे -4x - 6y भी आप ले सकते थे = 8। क्लियर, बस ये शुरू का 2 चेंज कर दो, ये तीसरों को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, या फिर आप बदल भी दो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे अब 8 की जगह आपने 10 ले लिया। क्लियर है, कुछ भी लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि ये शुरू का जब 2 इक्वल हो गया तो वो तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि पैरेलल लाइन में जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से, जैसे देखिए हमने इस वाले इक्वेशन में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आइए अब नेक्स्ट कोइंसिडेंट के लिए देखते हैं। 2x + 3y = 8 है। कोइंसिडेंट का बहुत आसान है, उसी वाले इक्वेशन में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4 = 8x, 2 × 4 = 8x प्लस 3 × 4 = 12y = 8 × 4 = 32। ऐसे ही ये 2 पेयर ऑफ लाइंस हो गया। ऐसी एक और बनाना है तो आप किसी दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर, सो ऐसे